ओके सो ओ लेवल इस्लामियात एक क्विक पैटर्न डिस्कस करते हैं और अटैम्प्टिंग टेक्निक डिस्कस करते हैं कि पेपर अटैम्प्ट किस तरीके से करना है। कुछ बच्चे होते हैं जो इसके अंदर भी कुछ गलतियां करते हैं पैटर्न के हवाले से, अटैम्प्ट करने के हवाले से, और पेपर टोटल ही थ्योरी बेस्ड है। तो इसमें आपने अपने पास से कोई चीज़ इंक्लूड नहीं करनी, हाँ अपने पॉइंट्स बनाने और उन पॉइंट्स को जो है अपने ओन वर्ड्स के अंदर पार्ट बी वाले सवाल में करना है। अब इस सवाल के अंदर जो मेन मसला बच्चों को आता है वो ये होता है कि पार्ट ए में हमें कितना क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना, और हम कितने पैराग्राफ बनाए हैं। पहली बात तो ये है कि पैराग्राफ कितने बनाएं। पार्ट ए में भी बच्चे पैराग्राफ बनाते हैं, और कितने पेज, 2 पेजेस होते हैं। हम अगर आधा लिख लें, सॉरी अगर आधा हमारा रह जाए तो हम क्या करें, और पार्ट बी हमें नहीं समझ आता हम कैसे करें। तो उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हमारा मेन फोकस होगा पैटर्न पे, हमने पेपर सॉल्व करना है किस तरीके से। क्योंकि जब तक आपको करना नहीं आएगा, आप बस अपने नोट से आंसर याद करके जाओगे, वो लिख दोगे, तो सवाल कुछ पूछ रहा होगा, आप कुछ लिख रहे होगे, ज़ीरो मिल जाएगा। और जब ज़ीरो मिल जाएगा तो फिर ग्रेड पे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, आंसर 4 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, क्वेश्चन 2 कंपलसरी है, और देन उसके बाद 2 क्वेश्चन आपने और करना है। ओके सो पेपर 1 के अंदर मेन थीम्स होती हैं, सबको पता है। पेपर 2 के अंदर हदीस होती हैं। अब कुछ बच्चों के मसला ये आता है कि मेन थीम और इम्पोर्टेंस में फ़र्क क्या होता है। पहले तो आप ये समझो कि मेन थीम क्या होती है और इम्पोर्टेंसेस क्या होता है। कुछ बच्चे कहते हैं हमने जो पॉइंट मेन थीम में लिखा है क्या वो इम्पोर्टेंस में लिख दें। कुछ केसेस में लिख सकते हैं, कुछ में नहीं लिख सकते। वो केसेस कौन से होते हैं जिसमें आप ये इधर के पॉइंट इधर लिख सकते हो। वो केसेस होते हैं जब आपके पास कुछ आ नहीं रहा हो। लेट सपोज आपने 3 इम्पोर्टेंस लिख दी, आपके पास एक नहीं आ रहा, तो आप एक मेन थीम में से उठा के उसको अपनी ज़बान में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो और वो आप लिख दो। तो इस तरह आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट ये नहीं है कि आपने 2 इम्पोर्टेंस लिख दी, 2 मेन थीम के पॉइंट लिख दिए। नो, ये सिर्फ 3-1 वाले केस में है कि 3 कर दिया, 1 रह गया, तो वरना इट्स बेटर कि आप चारों ही अपने पॉइंट्स लिखो। ओके सो पहले तो ये फ़र्क समझो, मेन थीम होती क्या है। मेन थीम का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक सूरत है, उसके अंदर आप पढ़ो और इस तरह हाईलाइट कर लो कि ये एक सेंटेंस है, इसका तो पहले मतलब समझना है आपने। इसी तरह ये एक सेंटेंस है, इसी तरह ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, और ये सेंटेंस है, और ये सेंटेंस है। ठीक है, आपने ये सेंटेंस समझ लिया। अब आपने कुछ नहीं करना, इसी सेंटेंसेस को अपने ओन वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर दो, डिस्क्राइब कर दो। और क्या है मेन थीम के अंदर? मेन थीम का मतलब क्या है? मेन मतलब इम्पॉर्टेंट, और थीम मतलब जो थीम आपको दी है, यही मतलब है ना, और क्या मतलब है। अच्छा, तो करना किस तरीके से है? मेन थीम में आप आओगे, आपने उसमें करना क्या होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। कुछ बच्चे पूरा पूरा पेज भर देते हैं, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए इतना लेंदी। क्यों? क्योंकि इतना लेंदी आप करोगे उसके अंदर इरेलीवेंसी आ जाएगी और आपका आंसर अनक्लियर हो जाएगा, और ज़रूरत से ज़्यादा आप लिखोगे। तो ब्रीफ रखो, शॉर्ट रखो और इजी रखो, और अपने ओन वर्ड्स आपके पास होने चाहिए। ये नहीं कि आपने अगर ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस उठा के आपने डायरेक्ट नीचे लिख दिया, तो आपने उसको डिस्क्राइब कैसे किया। ठीक है, मेन पॉइंट्स, मतलब ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये, इसके अलावा और कोई पॉइंट अपने पास से ऐड नहीं करना। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम मेन थीम के अंदर रेफरेंसेस लिख दें। मेन थीम के अंदर आप रेफरेंसेस कैसे लिखोगे जब ये ख़ुद एक आयत है? आयत के अंदर रेफरेंसेस कैसे लिख सकते हो? हम तो आयत को अपनी ज़बान के अंदर डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके जो मेन पॉइंट्स जो आयत के हैं हम वो बता रहे हैं अपनी ज़बान में, तो रेफरेंसेस उसके अंदर आ ही नहीं सकता। एंड द लास्ट थिंग इज़ ओन वर्डिंग। आप अगर बिल्कुल ये वर्ड्स लिख दोगे, उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, पहले तो मेन थीम समझ लो आप। मेन थीम होती क्या है? जो मेन पॉइंट्स हैं किसी सूरत के, उनको
इधर तो सारे मेन ही है ना, सारे मेन है, तो आपने उनको अपनी ज़बान के अंदर एक्सप्लेन करना है कि इनका मतलब क्या है। मेन थीम में सिर्फ आपने ये बताना है कि इनका मतलब क्या है, दैट्स इट, इसकी मीनिंग क्या है, बस, और कुछ नहीं करना। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंस के अंदर। अब इसके अंदर ना बच्चे फंसते हैं कि इसमें क्या लिखे हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थीम्स इन मुस्लिम लाइफ टुडे। मतलब ये जो आपने अभी एक्सप्लेनेशन लिखी थी इस पूरे की, इसका मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे यूज़ कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, आपने वो बताना है। इसमें आपने करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें अगर आप मेन थीम वाले पॉइंट्स लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंस के अंदर आप क्या लिखोगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स उसकी डिस्क्रिप्शन तो आएगी कि हदीस का ये मतलब है और इसको हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे शामिल कर सकते हैं, या इसका यूज़ हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ओन वर्डिंग होनी चाहिए। हाउ वी कैन यूज़ द मेन पॉइंट्स इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे कुछ मुश्किलात आती हैं या हम आउट ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं, तो ये सूरत, जो भी आप सूरत पिक करोगे वो हमें किस तरह बेनिफिट दे सकती है। वो बेनिफिट कुछ भी हो सकते हैं। वो बेनिफिट या तो आपका ईमान तरोताज़ा कर सकती है, या तो आपको गलत राह पे जाने से रोक सकती है, ठीक है, या तो आपकी नॉलेज में इजाफा कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो आपने पॉइंट्स रिलेटेड टू द सूरा जो भी होंगे, या आपकी मेन थीम के में जो आप पॉइंट लिखोगे, डिस्क्राइब करोगे, उसको अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करना, वो यहाँ लिख देना। लेकिन ये नहीं लिखना आई कैन इम्प्लीमेंट दिस, आई कैन यूज दिस सूरा, नो, मुस्लिम्स कैन, इस तरह आप लिखोगे, ठीक है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, द किंग ऑफ मैनकाइंड। ये एक मेन पॉइंट आपने मेन थीम के अंदर लिख दिया कि लेट्स सपोज दिस सूरा स्टेटेड, या दिस सूरा टेल अस दैट अल्लाह इज़ द किंग ऑफ मैनकाइंड। ये आपने लिख दिया, ये आपने डिस्क्राइब कर दिया कि सूरा के अंदर ये पॉइंट का ये मतलब है। इसमें इम्पोर्टेंस पे कैसे जाओगे। अब आप ये देखोगे, जब अल्लाह मैनकाइंड का किंग है तो हमें सिर्फ उसकी इबादत करनी चाहिए। इस सूरा को पढ़ के मुसलमान इस सूरा को अपनी ज़िंदगी में ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और उससे मग़फ़िरत मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ही इज़ द किंग ऑफ मैनकाइंड। इस तरह आपने करना है, मेन थीम से इम्पोर्टेंस निकालनी है। बात समझ आई? सिंपल इतना सा है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आते हैं पार्ट ए वाले सवाल पे। पहले तो आपने ये समझ लो, जो पार्ट ए होता है ना, ये आपने ऐसे फॉर्मेट में लिखना होता है। किस में? ऐसे फॉर्मेट में। ऐसे फॉर्मेट का मतलब डिटेल्ड होगा। इसमें आप रेफरेंसेस लिखोगे, इफ़ कोई रेफरेंस अगर यहाँ फिट होता है तो, और आप अपना आंसर में क्लैरिटी पैदा करोगे, और सीक्वेंस का भी ख्याल रखेंगे हम, ठीक है। और मेन चीज़ ओन वर्डिंग। इसका ना बच्चे ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। वो कहते हैं यार हमने नोट से पढ़ा है, पूरा 2 पेजों का आंसर याद करके जाते हैं, लिख के आ जाते हैं। तो ये ना करो, अपने लिए इतना मुश्किल काम ना करो। बस आप कहानी पढ़ो, आपको कहानी समझ आ गई, और अब वो जाके अपने अल्फाज, मेरे एक दोस्त में क्या मुश्किल है, सवाल पढ़ो। द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम रिसीव रेवलेशन फ्रॉम गॉड व्हेन ही वाज 40 ईयर ओल्ड। अब यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया क्या लाइफ टाइम क्या है, 40 ईयर ओल्ड का। इससे पहले का आप नहीं लिख सकते, ठीक है। राइट अबाउट दिस एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन। अब बच्चे क्या करते हैं, आपसे क्या पूछा है, सिर्फ फर्स्ट रेवलेशन बतानी है, एज क्या आती, 40। अब वो चाइल्डहुड के बारे में भी लिख देते हैं, ठीक है, जर्नी टू सीरिया के बारे में भी लिख देते हैं। आपसे लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट नहीं पूछी गई, ठीक है। आपसे सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसिडेंट, उस पर्टिकुलर एज टाइम फ्रेम में जो चीज़ हुई वो पूछी गई है। उसमें आप क्या लिखोगे, फर्स्ट रेवलेशन एक्सपीरियंस क्या था, ठीक है,
जगह कौन सी थी, पूरा इवेंट आप इसमें इंक्लूड करोगे। एंजल जिब्राइल आए थे, सही है, और वो जो रीड इन द नेम ऑफ़ योर लॉर्ड वो जो वर्ड्स थी वो आप लिखोगे। अगर पूरी याद सही है नहीं तो एक लाइन लिख के भी आप उसको आगे अपनी ज़बान में एक्सप्लेन कर सकते हो। उसका इफ़ेक्ट क्या था, उसका इम्पैक्ट क्या था। इफ़ेक्ट इम्पैक्ट एक ही चीज़ हो गई। अब आप बता सकते हो कि वेट इंक्रीज़ हो जाता था, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता था, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा आप लिखोगे। डो नॉट राइट, क्या नहीं लिखना, जर्नी टू सीरिया, क्योंकि आपसे इस टाइम फ्रेम का पूछा है और आपसे एक्सपीरियंस पूछा है 2 पेजों का। आप उसमें जर्नी टू सीरिया नहीं इंक्लूड करोगे, आप मैरिज विद हज़रत खदीजा नहीं करोगे, अर्ली कन्वर्ट्स नहीं करोगे, फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन नहीं करोगे, बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट नहीं करोगे। व्हाट इफ ये सवाल अगर थोड़ा घुमा के आ जाता, अगर 40 ईयर मेंशन नहीं करते, बस ये कहते हैं राइट अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट रेवलेशन, बस ये सवाल और कुछ नहीं पूछा गया, तो उसमें आप क्या करते हैं, क्योंकि आपको मेंशन नहीं किया ना किस टाइम फ्रेम का करना है, तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन से मतलब आप लिखते हैं चाइल्डहुड के बारे में, सही है। फिर आप खुद ये मेंशन करते हैं एट द एज ऑफ 40 ही रिसीव्ड अ फर्स्ट रेवलेशन थ्रू एंजल जिब्राइल, ये लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है पूरा इंसिडेंट बयान करते एंड देन इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्स्ट रेवलेशन वो आप लिखते हैं। अब हमने चाइल्डहुड क्यों इंक्लूड करा है, इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें हमको टाइम फ्रेम पे बाउंड कर दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि आप अगर ये चीज़ ख्याल नहीं करोगे, अपने आंसर की समझो 3-4 लाइनें ज़ाया कर दोगे, वो कंसिडर होगा इररेलेवेंट। आपका आंसर शुरू होगा यहाँ से, और जब यहाँ से शुरू होगा आपके पास जगह नहीं बचेगी, या आप अगर यहाँ पे अपना आंसर ख़त्म कर देते हो तो आपका आंसर यहाँ शुरू हुआ था, यहाँ ख़त्म हुआ है, आपको पॉइंट कम लिखोगे, नंबर भी कम मिलेंगे। एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, पार्ट बी पे आता है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेवलेशन बीइंग सेंट टू प्रॉफिटहुड कुड नॉट रीड और राइट। ये बहुत कोई टेक्निकल नहीं बोलेंगे इसको, कुछ बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि इस पर हम पॉइंट्स क्या बनाएं, ठीक है। आपने करना क्या है, सबसे पहले 4 नंबर का है ना, 4 पॉइंट लिखना है। आप फटाफट 4 पॉइंट्स बना लोगे, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को सोचें तो हम ये देखें, इम्पोर्टेंस ऑफ रेवलेशन बीइंग सेंट टू अ प्रॉफिट हु कुड नॉट रीड और राइट। उन प्रॉफिट पे जो कि पढ़ और लिख नहीं सकते थे, उन पे वही क्यों भेजी गई, ये एक सवाल है, ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एक पॉइंट हम ये लिखते हैं कि इफ़ प्रॉफिट कुड रीड और राइट, सही है। अगर प्रॉफिट को लिखना या पढ़ना आता तो जो लोग थे वो होली प्रॉफिट को ये कह सकते थे कि आपने ये अपने पास से बनाई है, नाउज़ुबिल्लाह, है ना। ये हो सकता है ना, बिल्कुल ये पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जिसको पढ़ना लिखना आता होगा वो किसी भी डेटा में या किसी भी काम के अंदर चेंजेस कर सकता है। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता और उसको अगर एक चीज़ दे दी जाए तो उसको तो वही, अगर समझ नहीं आ रही तो वो चेंजेस कैसे करेगा। बात समझ आ रही है। किसी इंसान को अगर कोई चीज़ दे दी जाए, आपको अगर गाड़ी चलानी नहीं आती, आपको गाड़ी दे दी जाए, आपको गाड़ी समझ नहीं आएगी तो आप गाड़ी में मॉडिफिकेशन कैसे कर लोगे। मॉडिफिकेशन तो बहुत दूर की बात है ना। तो आप एक पॉइंट ये ले सकते हो, चाहिए कि होली प्रॉफिट को रेवलेशन सेंड की गई ताकि लोग उनको माने, और इस तरह मान सकते हैं क्योंकि वो एक जो वही होगी वो ऑथेंटिक कंसिडर की जाएगी। आप यही लिख सकते हो। इसकी तरह 2-4 पॉइंट और निकाल सकते हो, अपने पास से बना सकते हो। ये आपका पार्ट भी हो गया। यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द प्रॉफिट लाइफ शो हाउ ही डिमॉन्स्ट्रेटेड द 2 क्वालिटीज़ ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस फॉरगिवनेस। सिंपल ये थ्योरी है, आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, बस 2 पेज भर देना, दैट्स इट। और क्वांटिटी अपने आंसर में, क्वांटिटी नहीं, आंसर में क्वालिटी लेके आना। इन वॉट वेज कैन पीपल शो देयर ट्रस्टवर्दीनेस टू ईच अदर, गिव एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ। अब आपको कह रहे हैं एग्जाम्पल भी दो। पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि आप ट्रस्टवर्दीनेस कैसे शो कर सकते हो, सच बोल के, लॉयल्टी दिखा के,
अपना वादा पूरा करके, लोगों को काइंडनेस के साथ ट्रीट करके, और लोगों को थोड़ा सा नरम लहजे में या लोगों की तरफ थोड़ा सा अफेक्शन दिखा के, प्यार दिखा के ये कर सकते हो। ये 4 पॉइंट आपने फटाफट बनाए और आपने ही लिख दिया। व्हाट इफ़ आपको सिर्फ 2 पॉइंट आ रहे हैं, अब आप क्या करोगे? अगर आपको 2 पॉइंट आ रहे हैं, आपने लिखने 4 हैं, आप क्या करोगे? इस पॉइंट के आगे आप लिखोगे एग्जाम्पल, इस पॉइंट के आगे आप लिखोगे एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में से एक पॉइंट निकालोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, आपके 3 पॉइंट हो गए, उसकी एग्जाम्पल दे देना, आपका एक पूरा पैराग्राफ बन जाएगा। ये इनफ है, ठीक है, ये इनफ है। आप लॉयल्टी की कोई एग्जाम्पल दे रहे हो, सही है, एक बंदा बहुत लॉयल है एक बंदे के साथ, ठीक है, और आप कोई भी एक सिनेरियो डिस्क्राइब कर दो, कुछ भी आप कोई एग्जांपल दे सकते हो, तो उसके अंदर से आप एक पॉइंट ये निकाल सकते हो कि वो लोगों को अच्छी तरह ट्रीट करता है या वो लोगों के साथ नरम लहजे से पेश आता है। कुछ भी आप एग्जांपल से पॉइंट निकाल सकते हो, या आप इन दोनों पॉइंट से भी कोई पॉइंट ट्रैक कर सकते हो। मेन मोटिव क्या है? हमको 4 पॉइंट्स पूरे करने हैं एग्जांपल के साथ। आई गेस पार्ट बी अब सबको क्लियर हो गया होगा। करना कैसे, दोबारा बता देता हूँ। स्टेप्स लिख लो अपने पास। पहला स्टेप क्या होगा कि हम माइंड मैप बनाएंगे, या हम सोचेंगे, जो भी आपको ठीक लगता है। माइंड मैप आप ऐसे भी बना सकते हो कि आप एक सवाल बीच में लिखो, उसके पॉइंट बना लो, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करो ये ठीक है, ये नहीं ठीक, ये ठीक है, ये नहीं ठीक, ये ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, जो बचेंगे वो आप लिख लो। दूसरा क्या करना है, माइंड मैप बना लिया, पॉइंट सेलेक्ट करोगे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तीसरा क्या होगा, आपने जब पॉइंट लिख दिए तो उसको आप क्या करोगे, लिंक करोगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। और चौथा स्ट्रक्चर, दैट्स इट। और क्या मसला होता है पार्ट बी के अंदर? अच्छा, पार्ट बी वाली स्किल आप प्रैक्टिस से अच्छी कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस, कुछ नहीं करो, पास पेपर खोलो, पार्ट बी वाले सवाल करो, सवाल पढ़ो, पूरा आंसर मत लिखो, सिर्फ 4 पॉइंट बना के बैठ जाओ। मार्किंग स्कीम में जाओ, देखो वहाँ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर वहाँ पॉइंट्स नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ एक हिंट दी भी गई होगी, उस हिंट से अपना आंसर चेक करो कि आपका आंसर क्या है, वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपने बहुत आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात लिख दिया। ये आप खुद भी कैसे चेक कर सकते हो? लेट सपोज देखो, स्पीक ट्रुथ, लॉयल्टी, ये इसके साथ लिंक हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये इसके साथ लिंक हो रहा है, आपको लिंक होता हुआ नज़र आ रहा है, खुद सोचो, लग रहा है वो है। ये भी इसके साथ है, बिल्कुल है। तो जो आप अपने पॉइंट्स बनाओगे ना, उसको आप खुद भी कर सकते हो कि यार ये चीज़ इसके साथ लिंक हो रही है, कहीं ना कहीं कहीं बात फिक्स हो रही है, मैच हो रही है, या ये इसके साथ कुछ सेंस बना रहा है, ये इसके साथ कुछ सेंस बना रहा है, ठीक है। अगर बना रहा हुआ तो मीन्स आपके 4 पॉइंट ठीक है। नहीं बना रहा, एक बात कुछ और ही कह रही है, दूसरी बात कुछ और कह रही है, तो ये थोड़ा सा आपका पॉइंट में गड़बड़ हो सकती है। बट अगर दोनों कुछ अलग बातें कह रहे हैं लेकिन क्वेश्चन के साथ लिंक हो रहे हैं, क्वेश्चन का जवाब आ रहा है, यू आर गुड टू गो, आप लिख सकते हो। बैटल ऑफ ऑथ, अकाउंट ऑफ पूरा इवेंट आप इसके अंदर लिखोगे, कुछ इसके अंदर वो नहीं है। इन योर ओपिनियन, अपने मशवरे, इसमें कैम्ब्रिज आपको जो है बाउंड नहीं करता, ठीक है। जो मैंने ऊपर बात की ना लिंक वाली, कि लिंक होनी चाहिए और ये इससे लिंक होनी चाहिए, इसमें आप अगर एक बात लिख दो ए, एक बात लिख दो जेड, एक्स वाई जेड होता है ना, आप एक बात लिख रहे हो ए, एक बात लिख रहे हो जेड, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आपका ओपिनियन है, आप कुछ भी लिख सकते हो। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन दैट मुस्लिम माइट लर्न फ्रॉम दिस बैटल। अब आप कुछ भी बता सकते हो। आप बैटल ऑफ ओहद से आप ये कह सकते हो कि बैटल ऑफ ओहद में ये गलतियाँ हुई थी, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या मुसलमानों ने ये गलतियाँ की थी, ये नहीं होनी चाहिए। या हम अपनी रियल लाइफ में जो ये काम करते हैं, हम इस बैटल से ये सीख सकते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। कुछ भी अपने 4 पॉइंट्स बनाओ, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर बनाओ और लिख दो। सिर्फ पॉइंट बनाना इनफ नहीं होता, ये बात जहन में रखना कि आपने 1 2 3 4 कर दिया, भाई मैंने पॉइंट बना लिए, लिंक भी होगा, सब कुछ हो गया, पता चला पेपर के अंदर सही लिख के नहीं आया, ठीक है। आपने अपने पॉइंट को सही
एलैबोरेट नहीं किया, डिफ़ाइन नहीं किया, आपका आंसर अभी भी अनक्लियर है, कोई सेंस नहीं बना रहा, तो उसमें आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपका आंसर इनक्लियर है, वो आपसे पॉइंट थोड़ी मांग रहे हैं, वो तो आपसे पैराग्राफ में मांग रहा है। समझ रहे हो बात को? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर, आप कुछ रीज़न भी डाल सकते हो। ठीक है, वी शुड अवॉइड दिस बिकॉज ऑफ दिस एंड ऑल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन 5 क्या है? राइट एन अकाउंट ऑफ फातिमा इस तरह। हाँ ठीक है, इसमें तो आप पूरी स्टोरी लिखोगे, स्टोरी मीन एक्सप्लेन करोगे। एंड द लाइफ ऑफ एनी वन ऑफ द प्रॉफिट डॉटर्स। ठीक है, ये थ्योरी वाला सवाल है, या पार्ट ए होता ही थ्योरी है। कुछ केसेस के अंदर पार्ट ए के अंदर ही पार्ट बी वाले सवाल आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक सवाल होता है जो बच्चों को बहुत मसला करता है, लीगल थिंकिंग वाला, कि हम होली कुरान को कैसे लिंक करें सुन्ना से, मीन्स हदीस से, और हम उसको इजमा से और क्या से कैसे करें। पहले तो आपको ही पता होना चाहिए कि होली कुरान प्राइमरी सोर्स है, हदीस जो है सेकेंडरी सोर्स है, इजमा और क्यास दोनों जो हैं सेकेंडरी सोर्सेज हैं। कोई बात या किसी चीज़ का किसी इशू का या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर होली कुरान में स्पेसिफिक नहीं है या इतना हाईलाइटेड नहीं हुआ, तो आप जाओगे किस में? सूरा में देखोगे, सॉरी सुन्नत में देखोगे, सॉरी हदीस में देखोगे, सुन्नत क्यों कह रहा हूँ, हदीस में देखोगे आप। ठीक है, अब आपने हदीस पढ़ चुके हो कि 2 3 4 तरीके की होती हैं, सही हदीस, मौदू अजीज़, ज़ईफ़ हदीस, हसन हदीस, ये आपको पता होना चाहिए। हदीस में भी अगर वो आंसर नहीं है तो उम्मत का उस पर इजमा होता है, स्कॉलर्स इजमा करते हैं। इजमा क्या होता है आपको पता है, एक आंसर पर अगर सब मुत्तफिक होते हैं, फिर देन आप क्यास करोगे। तो आप एक रीज़न ये दे सकते हो नमाज़ पढ़ने का, कि नमाज़ पढ़ने का तरीका होली कुरान में नहीं है, हदीस में देखेंगे। क्या हदीस में है? बिल्कुल हदीस में है। तो आप कहोगे कि जैसे नमाज का या रोज़े का कोई भी इशू आप फेस करते हो या कोई इशू आता है, तो आप पहले होली कुरान में चेक करोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? होली कुरान, प्राइमरी सोर्स। दैन सेकंड प्रायोरिटी कौन है? सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्सेज ही कह लो, उसमें हदीस इजमा क्या तीनों आ जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्गर कौन सा है? हदीस, दैन इजमा, दैन क्यास। सही है, तो आप प्रेयर वाली एग्जांपल दे सकते हो, आप फास्टिंग वाली एग्जांपल दे सकते हो, और बेसिक एग्जांपल्स जो आप दे सकते हो। मेन मकसद इस क्वेश्चन का ये होता है कॉन्कैटिनेट करना, लिंक करना इन चारों चीज़ों को, प्राइमरी सोर्स टू सेकेंडरी सोर्स को आपने लिंक करना है, बस और कुछ नहीं है। व्हाट लेसन माइट मुस्लिम लर्न फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट एंड हिज डॉटर्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। कोई भी एग्जाम्पल जो आपने पढ़ी है वो आप एग्जाम्पल स्टेट कर देना, रेफरेंस स्टेट कर देना, सिंपल। ओके, सो वी आर डन विद पेपर 1 और इस्लामियात। अगर आपको इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं ये फाइल अटैच कर दूँगा। और आई गेस इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस मेन थीम और इम्पोर्टेंस के अंदर फ़र्क करके आना, बिल्कुल सेम नहीं कर देना। क्वेश्चन पार्ट ए का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक रखना, ठीक है, और डिटेल आंसर लिखना, लेंथ कम नहीं करना, ज़्यादा भी नहीं करना, पूरा आंसर लिखना, रट्टा मार के मत जाना, क्योंकि सवाल घुमा के आ जाता है। आप लोग क्या करते हो, नोट से एक सवाल पढ़ा, याद करा, पेपर में गए, एक वर्डिंग देखते हो, रिसीव रेवलेशन, बिल्कुल वो लिख के आ जाते हो, पूरा पढ़ते ही नहीं हो कि आपसे पूछा क्या गया है। नोट्स में आप पढ़ के गए हो फर्स्ट रेवलेशन, उसके अंदर चाइल्डहुड भी था, उसके अंदर जर्नी टू सीरिया भी था, मैरिज में हज़रत खदीजा भी था, लाइव होली प्रॉफिट का आप पढ़ के चले गए, लेकिन आपने देखा फर्स्ट रेवलेशन, आपने वो आंसर में कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन की वर्डिंग देखनी है कि पूछ क्या रहा है। टाइम फ्रेम आपको 40 ईयर पे बाउंड किया हुआ है, आपको फर्स्ट रेवलेशन का पूछा गया है, अब आप लिख रहे हो कि आगे जो वही आई थी उसमें ये होता था वो होता था, तो इररेलेवेंट हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, सो आई गेस वी आर डन विद पेपर 1।